नमस्कार बच्चों। मैंने पिछले पीडीएफ में शेयर किया था आप लोगों के साथ कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। तो आज मैंने इससे संबंधित थोड़ा वीडियो भी बना दिया कि आप लोगों को थोड़ा पीडीएफ में पढ़ने के बाद थोड़ा क्लियरिटी हो जाए और कुछ हमारे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा पीडीएफ में देखने के बाद क्लियर नहीं हो पाते, तो वो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सारे कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बात आती है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, कैसा क्या वहाँ पे नवाब के साथ क्या परिस्थितियाँ बनी, अंग्रेजों के साथ क्या परिस्थितियाँ बनी। तो हम सबसे पहले ये बता दें कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई, जो कुछ व्यापारिक उद्देश्य से कुछ व्यापारियों के द्वारा निर्मित की गई थी यहाँ। ठीक है, उनको वहाँ सरकार के द्वारा, इंग्लैंड की सरकार के द्वारा एक अधिकार दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो पूर्व के साथ व्यापार स्थापित करें। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम थी इंग्लैंड की महारानी, जिस समय इन्हें परमिशन दी गई। और अब यहाँ देखते हैं कि सब ये जो अब यहाँ पे जो कोठियाँ स्थापित होगी कि बंगाल में पहली कोठी मतलब गोदाम, अंग्रेजों का गोदाम था जहाँ से ये लोग व्यापारिक उद्देश्य थे। तो गोदाम तो स्थापित होंगे जहाँ पे इनका सामान वगैरह रहता था। जनरली इनके गोदाम वहीं स्थापित होते थे समुद्र किनारे, क्योंकि जहाज़ों से आवागमन होता था। तो बंगाल में इनकी पहली कोठी 1651 में हुगली में शाह शुजा की अनुमति से स्थापित हुई। बंगाल का सूबेदार था उस समय शाह शुजा। ठीक है, उसके बाद इनके राजवंश की एक स्त्री थी, उसे डॉक्टर बोटान द्वारा ठीक कर दिया गया और उसकी चिकित्सा के फलस्वरूप अंग्रेजों को 3000 रुपये में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की परमिशन दे दी गई। इसके अतिरिक्त 1698 में एक सूबेदार था अजीमुशान, उसने सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर, इन तीनों की गाँव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी 1200 रुपये में। ठीक है, और आगे इन तीनों को मिलाकर ही कलकत्ता बनता है। सुल्तानती, कालीघाट और गोविंदपुर, इनको मिला के ही कलकत्ता बनाया जाता है। अब आप ये देखिए कि अंग्रेजों को इतनी यहाँ सुविधा, यहाँ पे जमींदारी भी मिल गई। और अब देखिए कि यहाँ पे आसपास के क्षेत्र पर भी वो किराए, और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी किराए पर ले लेते हैं। अब 1717 में फर्रुखशहर के समय में इन व्यापारिक रियायतों को पुनः अंग्रेजों को दे दिया जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नायब सूबेदार अलीवर्दी खां बन जाता है। और इस बीच में उसके सरफराज खां, जो उड़ीसा का नायब था, उससे झड़प होती है, वो जीत जाता है। अब उसके समय में उसे मराठा आक्रमणों का भी भय था, तो उसका पूरा समय इनसे भिड़ने में ही निकल जाता है। मराठा आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति से अपनी कोठी, जिसे फोर्ट विलियम की संज्ञा दे दी थी, कि चारों ओर एक गहरी खाई वो खुदवा लेते। किसकी अनुमति से? अलीवर्दी खां की अनुमति से। अब समस्त हथिया उन्होंने हथिया ली है समस्त सत्ता कंपनी ने। अंग्रेज बंगाल में जड़ नहीं पकड़ ले, इस डर से कहा गया कि अंग्रेजों को बंगाल से पूर्ण रूप से निकाल दिया जाए। नवाब ने लेकिन कहा कि ये मधुमक्खी यदि इन्हें छेड़ेंगे तो वो काट काट के मार देगी, और ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी। ये भविष्यवाणी सत्य भी साबित हुई। अब उसके पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1956 में। और जब ये इसका गद्दी नशीनी होती है, उस समय अंग्रेजों के द्वारा कोई भेंट नजराना नहीं दिया जाता। उल्टा इसके जो प्रतिद्वंदी थे, पूर्णिया का नवाब शौकतगंज और मौसी घसीटी बेगम को अंग्रेज अपनी ओर मिला लेते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं। किसके? नवाब के विरोधियों को। अतः नवाब इनसे क्रुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त वो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी भी शुरू कर देते हैं अंग्रेज, क्योंकि उन्हें फ्रांसीसी युद्ध का भय था। उधर अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष समर्थन दिया। जब सिराज ने इन कार्यों के लिए अंग्रेजों को मना किया तो उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्रुद्ध होकर 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को नवाब के द्वारा घेर लिया जाता है। वहाँ पे रोजर ड्रैग गवर्नर था, जो आत्मसमर्पण कर देता है। कलकत्ता को माणिकचंद के हाथ सौंप के नवाब शाह मुर्शिदाबाद आ जाता है। अब जो ही कलकत्ता का पतन होता है तो क्लाइव के अधीन एक सेना वहाँ भेजी जाती है। अब मद्रास में इस सेना को फ्रांसीसियों के विरुद्ध तैयार किया गया था, किंतु वहाँ उसकी इमरजेंसी पड़ने के कारण क्लाइव को वहाँ भेज दिया जाता है। अधिकारी माणिकचंद को अंग्रेज घूस दे देते हैं और कलकत्ता पे वापस अधिकार कर लेते हैं, और अलीनगर की संधि के लिए नवाब को बाध्य कर देते हैं।
अब यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से पूरे कलकत्ता को फिर से घूस देकर वो वापस अपने पास ले लेते हैं और अंग्रेज़ों को व्यापार के पुराने अधिकार वापस दे दिए जाते हैं। उन्हें किलाबंदी की अनुमति दे दी जाती है, युद्ध की क्षतिपूर्ति भी दे दी जाती है। किंतु अंग्रेज यहीं से संतुष्ट नहीं थे। वो तो एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहते थे जो उनकी धन की अंतहीन महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। इसी के तहत ही वो प्रधान सेनापति, नवाब का प्रधान सेनापति था मीर जाफर, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध, जिसमें बंगाल का साहूकार जगत सेठ राय दुर्लभ भी शामिल होता है। अब इन्हीं षड्यंत्रों के तहत ही हम देखते हैं कि जो अब यहाँ पे तनावपूर्ण संबंध हो जाएंगे और यहाँ पे प्लासी का युद्ध होगा। जब एक चीज़ यहाँ ये है कि अलीनगर की संधियाँ हो जाती है, नवाब के पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो प्लासी का युद्ध का वो बहाना बना देते हैं कि नवाब ने अलीनगर की संधि का पूर्णतः पालन नहीं किया और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। अब इसके पीछे भी कारण नवाब से वही दुर्व्यवहार, उसके विरुद्ध षड्यंत्र, किलेबंदी और दस्तक के दुरुपयोग को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष, ये सब होता है। किंतु अब यहाँ देखिए कि क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया, अतः युद्ध तो अनिवार्य था। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। नवाब की सेना ने मीर मदान मोहनलाल के नेतृत्व में युद्ध में भाग लिया, किंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंततः युद्ध हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाता है और मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला का वध कर दिया जाता है। मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। नवाब बनाए जाने के फलस्वरूप 24 परगनों की जमींदारी से अंग्रेजों को पुरस्कृत किया जाता है। 1.5 करोड़ रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति के स्वरूप अंग्रेजों को दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। इसी कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी आसानी से अंग्रेजों से पराजित हो जाती है। एक तरीके से सैन्य दृष्टि से तो प्लासी युद्ध का कोई विशेष महत्व यहाँ नहीं है, किंतु अगर इसके दूरगामी परिणाम हम देखें तो यहाँ निकल के आता है कि बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो जाती है प्लासी के युद्ध से। सैनिक महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये विशेष रूप से षड्यंत्र और धोखे से जीता गया युद्ध था। इसमें कोई भी सैन्य कूटनीति का प्रयोग नहीं किया गया। के.एम. पणिक्कर लिखता है कि यह एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। कहने को छोटी सी झड़प थी जिसमें कंपनी के 65 व्यक्ति, नवाब के 5,000 व्यक्ति काम आए, किंतु आगे के लिए इस युद्ध का बहुत महत्व था क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लासी मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर एक कस्बा है। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी का उस समय गवर्नर था। अब मीर जाफर को यहाँ नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर 1757 से 60 तक नवाब रहता है, किंतु 1760 में कंपनी की अधिकाधिक धन की मांग को पूरा न कर पाने के कारण उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, जो उसी का दामाद होता है। मीर जाफर को हटाने में हॉलवेल की मुख्य भूमिका रही थी। 1760 के प्रारंभ में क्लाइव के बाद बंगाल का 1 वर्ष के लिए अस्थायी गवर्नर हॉलवेल को नियुक्त किया जाता है। मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से 63। मीर कासिम ने नवाब बनने पर कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे दी। 3 जिले, ठीक है, जमींदारी में दिए। मीर कासिम मीर जाफर के विपरीत एक योग्य नवाब था। उसने अंग्रेजों से हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर ले गया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ अंग्रेज षड्यंत्र करेंगे। मुंगेर में एक सुदृढ़ किलेबंदी की, एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। मुंगेर में हथियार बनाने की एक कारखाना भी स्थापित किया। अब मीर कासिम के इन कार्यों से उसके प्रति कंपनी को शंका उत्पन्न हो गई कि ये डचों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए 1759 में बेदरा के युद्ध में क्लाइव ने डचों को भी पूरी तरीके से विफल कर दिया।
अब कंपनी अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग से तंग आकर मीर कासिम ने देसी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, दस्तक को देसी व्यापारियों को बेच देते, तो खुद तो कर दे ही नहीं रहे थे, जो अन्य व्यापारियों से, जो भारतीय व्यापारियों से उसे कर मिल रहा था नवाब को, वो भी अब नहीं मिला, क्योंकि वो दस्तक को उनको बेच देते थे कुछ पैसे लेकर। तो अंग्रेजों ने, नवाब ने इस स्थिति से तंग आकर उनको भी कर से मुक्त कर दिया। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेज को जो विशेषाधिकार स्थिति प्राप्त हुई थी वो खत्म हो गई, अब वो सभी के बराबर हो गए, और यह बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई। अंग्रेजों को हजम नहीं होने के कारण ही यही परिस्थितियाँ मीर कासिम के विरुद्ध जाती है, और क्योंकि वो राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार करने का प्रयत्न कर रहा था, वो बार बार चाहता था कि कंपनी जो इस तरह नवाब को जो कर में जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही है, उसके सुधार के लिए कुछ प्रयास करें। हालांकि ऐसा नहीं है, कलकत्ता परिषद के कुछ एक सदस्य जैसे वेंसिटार्ड और वारन हेस्टिंग्स को छोड़कर किसी भी सदस्य ने नवाब की बात पर भरोसा नहीं किया, ना ही उसके जो मसले को काउंसिल में सर्वसम्मति से पास होने दिया। अंत में ये जो एलिस था, एक अंग्रेज एजेंट था, वो पटना में कार्रवाई करवा देता है, पटना नगर पर आक्रमण कर दिया जाता है, और इस तरह युद्ध की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। अंग्रेजों ने अपने विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए नवाब पर जबरदस्ती युद्ध थोप दिया, जबकि नवाब किसी भी स्थिति में अंग्रेजों से युद्ध नहीं करना चाहता था। और अंत में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, जिसे बक्सर के युद्ध जैसे 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। इसमें भी युद्ध मैदान अंग्रेजों के ही हाथ रहा। इसमें साथ में अवध के नवाब मीर कासिम के साथ साथ बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ साथ अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल था। ये पूरा एक संगठन था जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होता है। और बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जाती है, और इस युद्ध में भी अंततः अंग्रेजों की विजय हुई, जिसमें अंग्रेज सेना की संख्या जहाँ 8,000 थी, वहीं भारतीयों की संख्या 50,000। अवध का नवाब शुजाउद्दौला कुछ दिनों तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा, किंतु मई 1765 में कड़ा के युद्ध में पराजय के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम भी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए दिल्ली के पास 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पराजय ने अंग्रेजों को उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और यूरोपीय सैन्य व्यवस्था की श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके महत्व की और इस युद्ध के बारे में और डिटेल में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।